ये सेशन ग्रोथ कर्व इससे रिलेटेड है। एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, गिनी कोफिशिएंट, जे शेप कर्व, एस शेप कर्व और बेल शेप कर्व और इन्वर्टेड यू शेप कर्व और तमाम तरह की चीजें जो हैं वो पूछी जाती हैं। तो इस बार के जो सेशन में टोटल 3 वीडियोज होंगे, जिसमें मैं पूरे जो रिलेटेड जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को मैंने कलेक्शन किया है और अरेंज किया है। फर्स्ट वीडियो में आप ये 4 देखेंगे, बाथटब कर्व, बेवरेज कर्व, एलिफेंट कर्व एंड हुबर्ट कर्व, और उसके नेक्स्ट सेशन में आप ये सभी देखेंगे, जे शेप कर्व, एस शेप कर्व, गिनी कोफिशिएंट, लॉरेंज कर्व, लाफर कर्व और फिलिप्स कर्व, कुजनेट कर्व, ये सभी देखेंगे। जो करंट सेशन है इसमें हम करंट सेशन में बाथटब, बेवरेज कर्व, एलिफेंट कर्व एंड हुबर्ट कर्व, तो ये चीजें हो गया पूरा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कर्व। और इसका यूज सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, पॉलिटिकल थ्योरी, सोशियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ और जितनी भी चीजें जो एलाइड साइंस के जो चीजें हैं जो यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, अदरवाइज उसके अलावा दूसरे भी मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वहां भी आपको ये काम देगा, फायदेमंद होगा। तो इसको आप समझ लीजिए। अब देखते हैं बाथटब क्या होता है। बाथटब से मतलब ही यह है कि ये कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। बाथटब, यहां तक पानी भरा है, इसमें बाथिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो ये इस तरीके का कर्व बनेगा और इसीलिए इसको कहा गया है बाथटब। और बाथटब का शेप ये होगा, इसमें टोटल 3 रीजन होते हैं, ये फर्स्ट रीजन होगा, ये सेकंड रीजन होगा और ये थर्ड रीजन होगा। तीनों का अलग अलग मीनिंग है और ये रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में और लाइफ टेबल का जो एनालिसिस करते हैं उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा, उसमें भी आप समझ सकते हैं। रिसर्च के दौरान आप जब ग्राफ का प्लॉटिंग करेंगे तो आप इस तरह के जो बिहेवियर होंगे, तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप मेमोराइज कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा और भी चीजें जाननी है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बुक को रिफर कर सकते हैं, हर जगह हर चीजें लिखी हुई है। जो बाथटब कर्व है, पर्टिकुलर शेप ऑफ ये फेल्योर रेट ग्राफ ये कहलाता है। और एक्चुअली में ये पूरा फेल्योर रेट ग्राफ है और ये फर्स्ट रीजन में फेल्योर रेट जो इसका है वो डिक्रीज होता है, फेल्योर रेट डिक्रीज होता है। इसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रीजन भी कहा जाता है इसी वजह से। इसके बाद ये कुछ इस तरीके से नॉर्मल और कांस्टेंट रेट इसमें होता रहता है, इस वजह से इसको रैंडम रीजन भी कहा जाता है, रैंडम कांस्टेंट रीजन भी कहते हैं इसको। और इसके बाद जब एक लेवल तक ये पहुंच जाता है तो फिर ये मोर्टेलिटी इसकी बढ़ने लगती है, मतलब फेल्योर इसका इंक्रीज होने लगता है। तो इस वजह से जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है और उस पूरे स्ट्रक्चर को हम बाथ स्ट्रक्चर या बाथ कर्व भी कहते हैं। तो यही चीजें हैं और ये यूज्ड इन रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग एंड डिटेरियोरेशन मॉडलिंग। ये मैंने पहले बताया है। द बाथटब कर्व हैज 3 रीजन, ये 3 रीजन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और ये रीजन को पीरियड भी कहते हैं ऑफ अकरेंसेज। ये जिस तरीके से जो अकरेंसेज होगा, जिस भी इवेंट का अकरेंस होगा वो टोटल 3 पीरियड होंगे या 3 रीजन होंगे। पहला रीजन इन्फेंट मोर्टेलिटी रीजन कहलाएगा, इसको अर्ली फेल्योर्स कहेंगे। दूसरा नॉर्मल लाइफ रीजन कहेंगे, जो ये वाला रीजन होगा, इस रीजन में इसको रैंडम फेल्योर रीजन भी कहेंगे। और वियर आउट रीजन, इसको ये वाला जो पार्ट है इसको वियर आउट रीजन कहेंगे या इंक्रीजिंग फेल्योर रीजन कहेंगे। तो ये एक बेसिक आइडिया है जो कि रिलायबिलिटी के लिए है, जो कि रिलायबिलिटी का टर्मिनोलॉजी है। रिलायबिलिटी एनालिसिस में जब हम करेंगे, रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में जब हम बात करेंगे तो ये इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। अदरवाइज जब लाइफ टेबल की बात करेंगे तो लाइफ टेबल का मोर्टेलिटी रेट भी कुछ इसी तरीके का होता है। इसको मैं फिर से करूं, जो लाइफ टेबल का मोर्टेलिटी रेट है वो कुछ इस तरीके का बाथटब शेप का होता है, बट ये हर जगह पे ये इस तरह का नहीं होता है। डेवलपिंग कंट्री के लिए अलग होगा और डेवलप्ड कंट्री के लिए ये अलग होता है। वो कैसे होता है हम आगे के सेशन में इसमें हम समझेंगे, आगे के स्लाइड में। बाथटब, हालांकि ये आप देखेंगे तो ये इसी तरीके का होगा, ये होगा लाइफ टेबल का मोर्टेलिटी रेट इस तरीके का होता है। यहां पर आप देख रहे हैं उसी ग्राफ को फिर से प्लॉट किया गया है। यहां पर एक बनाया गया है फिगर के थ्रू। डिक्रीजिंग फेल्योर रेट इस फर्स्ट रीजन को कहते हैं, या फर्स्ट रीजन है, सेकंड रीजन है, थर्ड रीजन है। ये जो है ये अर्ली इन्फेंट मोर्टेलिटी रीजन है और ये जो लाइन है ग्राफ है और ये इस तरीके से जाता है। बट
एक जो ग्राफ है वो फेल्योर आउट रीजन, फेल्योर आउट जो वियर आउट फेल्योर है वो इंक्रीजिंग, जो फेल्योर रेट है वो उसका वो इंक्रीज हो रहा है, बट इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक इस तरीके की समानता आ रही है, रैंडमनेस आ रहा है। तो इसको इसी वजह से कांस्टेंट रैंडम फेल्योर रेट ये रीजन कहा जाएगा। और ये यहां से उठ रहा है और ये वियर आउट फेल्योर रीजन ये होगा, ये तीसरा वाला। और कुछ इन दोनों के ग्राफ की वजह से और ये ये जो कांस्टेंट लाइन है, इन तीनों को अगर हम एक साथ कहें तो ये ऑब्जर्व हमें कुछ इस तरीके का मिलता है, ऑब्जर्व फेल्योर रेट। और इसी वजह से इसको बाथ टब कर्व कहा जाता है। लाइफ टेबल के केस में आपको क्या देखना है, ये है लाइफ टेबल मोर्टेलिटी। फॉर एग्जांपल यहां पर यूएसए लिखा गया है। यूएसए क्या है, डेवलप्ड कंट्री, और इसके अलावा डेवलपिंग कंट्री भी होगा। तो डेवलप्ड कंट्री में जो कर्व होगा लाइफ टेबल मोर्टेलिटी कर्व, वो कुछ इस तरीके का होता है। ये यहां से शुरू नहीं होता, बट डेवलपिंग कंट्री होगा वो यहां से शुरू होगा, यहां से इस तरीके से। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पर बाथटब टाइप का जो शेप है वो मिलेगा, और जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पर यहीं से स्टार्ट होगा, जे से, जे कर्व। तो ये दो तरीके का होगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पर जो शेप मिलेगा वो ऑलमोस्ट यू शेप का मिलेगा, बट जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पर लगभग जे शेप का मिलेगा। क्या कर्व मिलेगा, मोर्टेलिटी, लाइफ टेबल मोर्टेलिटी रेट। यहां पर आप देख रहे हैं ये एक इस तरीके का लाइफ टेबल मोर्टेलिटी के बेसिस पर ये एक ग्राफिंग किया गया है। ये जो एरिया है, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, ये एज है, एज एक्स है, और जैसे यहां पर दिखाया गया है 100, मैं मान लेता हूं कि ये मैक्सिमम एज 100 इयर्स तक ये जाएगा। ये वाला एरिया क्या, ये वाला लाइन क्या है, वाई एक्सिस, ये मैक्सिमम ये 1 तक जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये जो है ये एज एक्स के अकॉर्डिंग मोर्टेलिटी देगा, मोर्टेलिटी। और मोर्टेलिटी क्या था, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, और प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो क्या होता है 0 से 1। तो मैक्सिमम यहां पर 1 मिलेगा और ये क्या होगा 100, ये एज में मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस यूएसए के बारे में। यूएसए हो या दुनिया का कोई भी डेवलप्ड नेशन हो, वहां पर मैक्सिमम हर सुविधाएं आपको हेल्थ सेक्टर में दिखाई देंगी। वहां का जो कंडीशन होगा वो बहुत अच्छा होगा, हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छा होगा और एडवांस तरीके का होगा, जिस वजह से मैक्सिमम जो डेथ होता है वो 0 से 1 ईयर तक के बीच में माना जाता है कि होगा। और बच्चा अगर 1 ईयर को अगर क्रॉस भी कर लिया तो उसके बाद हम कहते हैं कि 5 अंडर 5 मोर्टेलिटी क्या है, 1 के बाद वो 5 तक कितना रहा। तो इसी वजह से वहां का जो हेल्थ कंडीशन, वहां का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का जो हेल्थ टेक्नोलॉजी और ये सब सारी चीजें हैं वो डेवलप्ड है। इस वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी वहां पर कम होता है, मतलब ये 1 के लगभग करीब है, तो ये हाई को दिखा रहा है, ऑलमोस्ट वो यहां से शुरू होता है, ऐसे मैं कह सकता हूं। तो अगर कुछ मौतें होंगी भी, कुछ अगर इन्फेंट्स अगर डेथ को भी प्राप्त करते हैं तो कुछ ये ऐसे आएगा। और जब यहां तक 1 को क्रॉस कर लिया तो वो धीरे धीरे वो रैंडम 5 ईयर्स तक को क्रॉस कर लेगा और अपना वो लाइफ जीता रहेगा। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हर किसी को डेथ, हर इंडिविजुअल को डेथ को प्राप्त करना है। तो जब एक मेच्योर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो अचीव कर चुका होगा, उसके बाद वो कितने समय तक जीता है, और किसी एक बंदे की बात नहीं हो रही है, वो टोटल उस कंट्री के पॉपुलेशन की बात हो रही है। तो पॉपुलेशन में क्या होगा कि मोर्टेलिटी बढ़ना शुरू होगा। तो ऐसे ऐसे ये बढ़ना शुरू होता है, ये जैसे बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें मोर्टेलिटी का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, मतलब ये जे शेप का ये कह सकते हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, पाकिस्तान, इस तरीके के जो कंट्रीज हैं, अभी यहाँ पर हमारे यहाँ हेल्थ में हम कितना भी काम कर लें, लेकिन अभी हम उस लेवल को अचीव नहीं कर पाए हैं या उस लेवल को अचीव करने की तरफ अग्रसर हैं, फिर भी इन्फेंट मोर्टेलिटी हमारे यहाँ इन सब देशों से ज्यादा है। तो इस वजह से ये जो 1 साल तक के अंदर की जो बात हो रही है, लगभग यहां से शुरू होगा, यहां से कहीं से शुरू होगा, तो ये कुछ इस तरीके से शुरू होगा और ये ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगा कि ये क्या है, एक यू शेप कर्व बन रहा है या फिर बाथ टब कर्व बन रहा है। ये कुछ एसिमेट्रिकल टाइप का जा रहा है।
पूरी तरह से ये सिमेट्रिक नहीं है, बट ये कुछ इस एसिमेट्रिकल टाइप से ये जा रहा है। तो बस हम इसमें फुल कॉन्सेप्चुअली ये कर सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो बाथ टब टाइप का होगा या यू शेप का होगा। तो डेवलपिंग कंट्री के लिए पूरा बाथ टब बनेगा या यू शेप बनेगा, और डेवलप्ड कंट्री के लिए जे शेप कर्व बनेगा। किसका? लाइफ टेबल मोर्टालिटी रेट। नेक्स्ट, बेवरेज कर्व। बेवरेज कर्व क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट और वैकेंसी या ओपनिंग, इन दोनों के बीच रिलेशन बताता है। इसको 1958 में, यहां पर मैं लिख दूं 1958 में विलियम बेवरेज ने इसको डेवलप किया था, और उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट और वैकेंसी रेट इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया था। इसको यू भी कर्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट वैकेंसी, यू से अनएम्प्लॉयमेंट और वी से वैकेंसी, तो अनएम्प्लॉयमेंट वैकेंसी के बीच में ये रिलेशनशिप बताता है। और ये बताता है कि अगर वैकेंसी ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, और वैकेंसी अगर कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। ये रेशियो, इसमें ये रेट, इसका जो रिलेशनशिप है ये चलता है। इट रिप्रेजेंट ए रिलेशनशिप बिटवीन जॉब वैकेंसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये फर्स्ट चीज हो गया। आप जब इस टेबल को भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये टेबल मैंने यहां से लिया है, इस लिंक को भी मैंने ओपन करके रखा हुआ है। इसको मैं क्लिक करूंगा, अगर मैं यहां से क्लिक करूंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। वाई एक्सिस कॉरेस्पॉन्ड टू वैकेंसी। ये जो वाई एक्सिस है, वाई और ये एक्स, वाई एक्सिस पर वैकेंसी और एक्स एक्सिस पर अनएम्प्लॉयमेंट होता है। यहां पर आप देख रहे हैं जॉब ओपनिंग रेट 3.80। ये जनवरी 2001 का डेटा है। जनवरी 2001 3.8 जॉब ओपनिंग रेट है, जिसके अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2 है। जैसे जैसे जॉब ओपनिंग यहां कम हो रही है, वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट मैक्सिमम हो रहा है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप बताता है, आप सिंपल समझ सकते हैं। तो पहला अगर मैं ये कहूं कि बेवरेज कर्व क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट वैकेंसी के बीच में रिलेशन बताता है। इसको डेवलप किसने किया था? विलियम बेवरेज ने किया था। इसको यूवी कर्व भी कहा जाता है, और इसको डेवलप इन्होंने किया था 1958 में। ये सभी हो गया नोन एज कर्व एंड हाइपरबोलिक शेप्ड स्लोप डाउन। ये भी मैं इसके शेप को मैं दिखाऊंगा। उसके पहले मैं ये दिखा दूं बेवरेज कर्व जॉब ओपनिंग। ये टोटल आप इस टाइप का डेटा देख रहे हैं, ये कुछ ऐसे आता है। कुछ इस तरीके का बनता है। वेबसाइट पर जाएंगे, आपको और भी चीजें समझ में आएगा, और भी चीजें आप देखेंगे, रिलेटेड और भी आर्टिकल आपको मिलेगा। रिलेटेड अगर आप पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, पढ़ने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, और भी चीजें जानकारी आप रखना चाहते हैं, तो आप एटलीस्ट इस वेबसाइट पर आप जाएंगे। ये ऑथेंटिक सोर्स है, इस पर से आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। और इसमें एक टेबल भी है, उस टेबल को मैंने ऊपर में लगाया हुआ था। ये टेबल है, इस पर अगर मैं यहां पर क्लिक करूं तो ये एक टेबल ओपन होगा। यहां पर आप देख रहे हैं दिसंबर 2001, जनवरी 2001, इस तरह से ये 3.8, 4.2, ये इसी टेबल को मैंने अरेंज करके वहां पर लगाया हुआ है। ये टेबल है। ये ग्राफ मैंने पहले बताया, वेबसाइट पर ले जाकर के कुछ इस तरीके का होता है। इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे जो वैकेंसी रेट बढ़ता जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, और वैकेंसी रेट अगर कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। या इसको अनएम्प्लॉयमेंट की जगह पर एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं कि वैकेंसी अगर ज्यादा होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा वैकेंसी होगी उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार लोगों को मिलेगा, और वैकेंसी कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो ये है, यहां पर जॉब ओपनिंग हो रही है और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। नेक्स्ट है एलिफेंट कर्व, या इसको कहते हैं ग्लोबल ग्रोथ इंसिडेंस कर्व। एक्चुअली में ये एलिफेंट कर्व है, और ये एलिफेंट कर्व इकोनॉमिक से रिलेटेड है, पॉलिटिकल से भी रिलेटेड है, सोशल से रिलेटेड है। आपको जिस फील्ड में जैसे इसको कोरिलेट करके समझना है आप समझ सकते हैं। बेसिकली ये जो कर्व डिजाइन किया गया था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए,
इसको डिजाइन किया गया था और इसको डिजाइन किया था लैंकेर एंड मियानोविक, इन्होंने, उनका ये नाम था। और इसको डिफाइन करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए उन्होंने टोटल 20 इयर्स के डेटा को लिया था, 1988 से 2008 तक के डेटा को, और इसको फाउंड किया गया था 2013 में, और इसको प्रेजेंट किया गया था वर्ल्ड बैंक में 2016 में। यहां पर आप देख रहे हैं जो इस साइड में जो दिख रहा है ये वाला एरिया, ये पुअरेस्ट पॉपुलेशन को शो करता है। परसेंटाइल ऑफ ग्लोबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये पुअरेस्ट होता है, जितने लोग पुअर है या जो रिचेस्ट नहीं है, वो चूंकि जिसके पास पैसा ज्यादा है तो वो रिचेस्ट होगा इनकम के भी केस में। तो पॉपुलेशन की ही मैं अगर बात करूं तो ये पुअरेस्ट पॉपुलेशन इधर साइड में रहेंगे और यहाँ पे रिचेस्ट हो जाएंगे, ये इस तरीके से शो करेगा। तो वेरी पुअरेस्ट लॉक्ड आउट ग्रोथ, ये लॉक्ड आउट, उनको कोई रोजगार का कोई साधन ही नहीं मिल रहा है, कोई पता ही नहीं चल रहा है कि उनको क्या करना है, किस तरीके से उनको लाइफ अपना स्टैंडर्ड करना है, उनको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जस्ट लाइक ये क्या कहलाएगा, टेल, इस फॉर्मेट में आएंगे। उसमें से किसी को ये पता लगा कि हाँ पैसे कमाने का क्या तरीका है, किस तरीके से रोजगार हम पा सकते हैं। अगर सिंपल इस तरीके से मैं बात करूं, हालांकि इनके पेपर में कुछ अलग हिसाब से लिखा हुआ है, मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो अगर उसको साधन मिलता है, अगर उसको नौकरी मिल जाती है, उसको इनकम का स्रोत मिल जाता है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, ग्रोथ करना शुरू कर देता है। फिर ग्रोथ करने के बाद में कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि वो इस वाले रीजन में आता है और ये कहलाता है टोर्सो। टोर्सो का मतलब होता है धड़, ऊपर का भाग मतलब हाथी के ऊपर का भाग। ये एलिफेंट कर्व का मतलब ही हो गया हाथी कर्व। और ये जो एलिफेंट है, इसको आप ऐसे अगर देखेंगे तो ये समझ में भी आता है कि ये एलिफेंट के शेप का है। अगर मैं यहाँ पर इसकी एक आंख बना दूं और यहाँ पर ऐसे कान बना दूं, और यहाँ पर मैं, अगर मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, अगर मैं ऐसे इस तरीके से अगर मैं इसके पैर बना दूं और यूं कर दूं और कुछ इस तरीके से कर दूं अगर, और यहां आंख बना दूं और यहां कान, तो ये आपको ये समझ में आ रहा है कि ये एलिफेंट है, एक हाथी है। अब इसके पूरे स्ट्रक्चर को आप समझ जाएंगे कि ये टेल है, ये टॉर्सो है, ऊपर का धड़ है, और इस रीजन में ये अलग अलग जो रीजन है, अलग अलग रीजन को उन्होंने डिफाइन किया कि ये अलग अलग रीजन किस किस कंट्री को डिफाइन करेगा इनकम के बेसिस पर, फाइनेंशियल कंडीशन के बेसिस पर। जो ये वाला एरिया है, राइजिंग इनकम इन इमर्जिंग इकोनॉमीज मेनली चाइना, क्योंकि कोई भी कंट्री है इस जगह से, मतलब पुअरेस्ट कंट्री है या फिर किसी लोग की भी बात कर लें तो यहां से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे वो इस लेवल तक पहुंचा। अगर मैं कंट्री की बात करूं तो ये कंट्री ग्रोथ करते करते यहां, तो मेनली जो उस समय उन्होंने सर्विस, जो रिसर्च उनका आया था, वो चाइना के बारे में उन्होंने फॉर एग्जांपल ये बताया कि ये इस रीजन में ये चाइना आ रहा है, राइजिंग इनकम इन इमर्जिंग इकोनॉमीज 1988, क्योंकि उस समय चाइना का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो डेवलप होने की कगार पर, मतलब डेवलप तो यहां से शुरू हो चुका था, वो ऑलमोस्ट वो डेवलप हो चुका था। तो फॉर एग्जांपल वो चाइना का इन्होंने दिया। अब उसके बाद अगर ये इकोनॉमी यहां पर डेवलप हो चुकी है और उसके बाद ये धीरे धीरे अगर ह्रास होना शुरू हुआ, डिक्लाइन होना शुरू हुआ, तो ये जब डेवलप्ड नेशन जब डिक्लाइनिंग की ओर जाता है, डिमिनिशिंग की तरफ जाता है, तो उसको इस जो ये वाला रेट है, ये ट्राउ, ये बेस, इसकी इस रीजन से उन्होंने बताया डिक्लाइनिंग ऑफ डेवलप्ड वर्ल्ड मिडिल क्लास। ओके, और यहां से क्योंकि वो नीचे आ गया, अब यहां पर क्या है कि एक जब नीचे आया तो सपोज कि इस कंडीशन में ही, बेस में ही आ गया यहां पर, और जब इस यहां पर आया तो चूंकि जो डिक्लाइन होकर के वो भी नेशन आया और पहले से भी कुछ नेशन डिक्लाइन हो चुके थे, तो यहां से जब वो राइज होना शुरू करेगा तो ये कहलाएगा ट्रंक। जब सूंड उठाएगा, जब अपना ट्रंक उठाएगा, और ये कहलाएगा ट्रंक। ये और ये वाला रीजन क्या कहलाएगा, बूमिंग ग्लोबल एलाइट। इसमें समझने वाली एक ये बात है कि अभी आज के समय में बहुत सारे स्टार्टअप आप देखेंगे, लिंक्डइन पर देखेंगे या फिर फेसबुक पर लोग आकर के अपनी अपनी बातों को रखते हैं, अपनी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, चाहे कुछ भी हो, अपने अपने स्टोरी वो शेयर करते हैं कि ये जो एरिया है, ये यहां से वो चलना शुरू किए, सपोज यहां से वो चलना शुरू किए और कुछ समय तक उन्होंने संघर्ष किया, कुछ समय तक उन्होंने संघर्ष किया,
जब चलना शुरू करेंगे तभी या तो गिरेंगे या तो ऊपर बढ़ेंगे। तो उन्होंने गिरते संभलते वो यहां से चलना शुरू किए और इस लेवल तक वो आए। एक समय ऐसा आया कि वो बूमिंग करना शुरू हुआ, तो बूमिंग करते वो यहां तक पहुंच गए। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे, अगर आप कंपेयर करेंगे इस वाले रीजन से, तो ये लगभग यहां तक आ गए। तो ये जो अभी के कंडीशन में अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो स्टार्टअप का चल रहा है, और वो इस वाले जो रीजन है बूमिंग ग्लोबल एलाइट, इस रीजन में जो स्टार्टअप्स हैं उनको रखा जा सकता है। तो एग्जामिनेशन में आपको एनालिटिकल जो क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अभी स्टार्टअप्स हैं, जो पॉपुलेशन स्टार्टअप की तरफ ध्यान दे रहे हैं, वो आने वाले समय में वो किस रीजन में जाएंगे, किस रीजन में हो सकते हैं। अगर एलिफेंट कर्व से रिलेटेड अगर उनका टॉपिक है एग्जामिनेशन में, तो आपका आंसर बूमिंग ग्लोबल एलाइट ये होगा, ऑप्शन में लिखा होगा, और ऑप्शन को पढ़ करके आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन एलिफेंट कर्व से आया हुआ है। इस वजह से इसको यहां पर डिस्कस किया गया है। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट थ्योरी पर हम बात कर लेते हैं। एलिफेंट कर्व है या ग्लोबल ग्रोथ इंसिडेंस कर्व भी इसको कहते हैं, और ये है मिलानोविक और ये है लैंकर, इन दोनों ने मिल करके 2013 में इसको मतलब प्रपोज किया था, और जो डेटा लिया था 1988 से 2008 तक का डेटा लिया था, टोटल 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स के डेटा के ऊपर वर्क करके उन्होंने ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था कि ये चीज होता है। इसको लैंकर मिलानोविक कर्व ये भी कहते हैं, या ग्लोबल ग्रोथ इंसिडेंस कर्व ये भी कहते हैं, जो ऊपर में लिखा हुआ है। द कर्व डिपिक्ट्स चेंजेस इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी ऊपर में बताया कि किस तरीके से जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का चेंज किस तरीके से हो रहा है, कौन सा नेशन नीचे आ रहा है, कौन सा संघर्ष कर रहा है, कौन सा ऊपर जा रहा है। वो आगे जब और भी कर्व पढ़ेंगे तो आपको यह भी समझ में आएगा कि कौन सा नेशन जे शेप में जा रहा है, कौन सा नेशन एस शेप में जा रहा है, कौन सा इन्वर्टेड यू में है, कौन सा यू में है। अभी आपने यू कर्व देखा, तो इस तरीके से भी आप कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो आप चीजें समझ जाएंगे। रटने वाली चीजें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है ये डेवलप, तो मैंने बता ही दिया, क्रिस्टोफर लैंकर एंड ब्रांको मिलानोविक ने किया था, और ये डेटा यूज किया था 20 इयर्स का। और आर्टिकल ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था वो ग्लोबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इस नाम से पब्लिश हुआ था। तो ये एक इन्फेंट कर्व के ऊपर बेस्ड ये टॉपिक था, और इस पर मुझे जितना समझ में आया मैंने इसको पूरी कोशिश किया है कि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। नेक्स्ट है, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, यहां पर इस सेशन का ये लास्ट स्लाइड है, हुबर्ट कर्व। हुबर्ट कर्व क्या है? ये पेट्रोलियम से रिलेटेड है। ये किसी भी देश के पेट्रोलियम कंजम्पशन या पेट्रोलियम का प्रोडक्शन से ऊपर से ये रिलेट करता है। ये ऑयल प्रोडक्शन इन ए गिवन रीजन फॉलोज ए बेल शेप्ड कर्व, ये बताता है, इसका एजम्पशन है, बट ये जो रिलेशनशिप है वही रिलेशन बताता है कि ऑयल के प्रोडक्शन के ऊपर। इसको डेवलप किया था एम किंग हुबर्ट इन 1956 में, और इसको हुबर्ट पीक थ्योरी या हुबर्ट पीक भी कहा जाता है। तो ये सिंपल है, और ये जो कर्व है कुछ इस तरीके का होता है। जब आपको ये देखने में समझ में आ रहा होगा कि ये नॉर्मल कर्व है, बट ये देखने में लग रहा है नॉर्मल कर्व है बट ये नॉर्मल कर्व नहीं है, ये एक पिक्ड कर्व है, क्योंकि नॉर्मल कर्व कुछ इस तरीके से यहीं से ये घूम जाता है। तो ये नॉर्मल कर्व नहीं है, और जब ये इसका पिक्ड पोजीशन पर जब ये रहेगा तो ये क्या कहलाता है? लैक्टिक उर्टिक। और आपने तीनों शेप को जब देखा होगा, पढ़ते आ रहे होंगे, तो ये जो एक बीच से जाता है इस तरीके से, ये हो जाता है मेजोकुर्टिक, और जो फ्लैटेन होता है ये हो जाता है प्लेटिकुर्टिक। मेजर ऑफ कुर्टोसिस में इसको यूज करते हैं। कुर्टोसिस इसके शेप को बताता है कि किस तरीके से शेप बढ़ता है, तो कुर्टोसिस का रेट का जो वैल्यू बढ़ेगा और कुर्टोसिस का रेट वैल्यू कम होगा, तो किस तरीके से ये जो शेप है, शेप की वैल्यू, शेप का जो साइज है वो फ्लैटेन होगा और कम होगा। तो ये अलग चीजें हैं, वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, आपको पता है कि ये किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा। ये हो गया। और द हुबर्ट कर्व कंसिस्ट ऑफ 3 की एलिमेंट, 3 एलिमेंट को ये करेगा। ग्रेजुअली राइजिंग फ्रॉम जीरो रिसोर्सेज प्रोडक्शन, यहां से ये स्टार्ट होता है जीरो, इसके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है,
यहां से ये ग्रेजुअली ये धीरे 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 राइज करना शुरू हुआ, अपने एक पीक पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, ऑयल का प्रोडक्शन से रिलेटेड ये थ्योरी प्रोवाइड करता है, तो जब नेचुरल रिसोर्सेज आज किसी समय में शुरू हुआ तो धीरे 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 वो तो खत्म होगा ही। खत्म कब होगा? एक पीक लेवल तक, एक मैक्सिमम लेवल तक आपको वो रिसोर्सेज दे सकता है, उसके बाद तो कहेगा भाई अब हमारे पास खत्म हो गया। फिर भी जो इंसान है, जो लोग हैं, क्या करेंगे? उसको खदान खुदाई करते जाएंगे, धीरे 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 वो डिमिनिशिंग हो जाएगा, वो डिक्लाइन होते होते वो वहां का जो रिसोर्सेज है वो खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने, जो हुबर्ट ने, किंग हुबर्ट ने यही बताया कि जो रिसोर्सेज है वो जीरो से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे ये ग्रेजुअली स्टार्ट होगा और बढ़ते 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 एक पीक पॉइंट को अचीव करेगा, रीच एट हुबर्ट पीक, इसको कहेंगे हुबर्ट पीक, और इसका मीनिंग है मैक्सिमम प्रोडक्शन लेवल। अभी मैंने बताया कि वो मैक्सिमम प्रोडक्शन लेवल अपना वो दिखा सकता है, उसके बाद तो कहेगा कि अब मुझे माफ कर दो, अब उससे ज्यादा मैं प्रोडक्शन नहीं दे सकता हूं, उसके बाद वो नीचे डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। ड्रॉप फ्रॉम द पीक पॉइंट एंड देन फॉलोज स्टीप प्रोडक्शन डिक्लाइन, ये यहां आ जाएगा। और इसी को ये अलग अलग नेशन में, अब जब विकिपीडिया पर सर्च करेंगे, एक्चुअली में ये जो दोनों फिगर है मैंने विकिपीडिया से लिया है, फर्स्ट पेज पर ही आपको ये वाला ग्राफ और ये दोनों ग्राफ मिलेगा, ये नेशन को दिखाएगा। इस तरीके से नेशन ये बढ़ना शुरू हुआ और एक समय ऐसा आया, ये हर अलग अलग नेशन का ये पॉइंट है, पीक पॉइंट है। कुछ नेशन यहीं तक जाकर के खत्म हो गया, कुछ नेशन आगे तक गया, कुछ नेशन आगे तक गया, और कुछ नेशन मैक्सिमम पॉइंट तक जाकर के डिमिनिशिंग होना शुरू हो रहा है। ये 1900 से ये 2010 तक का डेटा है। तो ये इस तरीके से हुबर्ट ने हुबर्ट कर्व को डिफाइन किया। तो ये इस सेशन का ये जो लास्ट टॉपिक था, इसमें टोटल आपने 4 कर्व के बारे में समझा। पहला बाथ टब कर्व, दूसरा बेवरेज कर्व, तीसरा एलिफेंट कर्व, और फोर्थ जो है ये हुबर्ट कर्व। तो मुझे उम्मीद है कि मैं इसको समझाने में आपको कामयाब होऊंगा, आपको समझ में आया होगा। अगर इस चीज को और भी डिटेल में समझना है तो आपको ये टॉपिक ये पता है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, किसी बुक में देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स के बुक में आपको मिल जाएगा। उसमें कुछ एडवांस तरीके से भी लिखा होगा, हो सकता है कि आपको समझने में ज्यादा टाइम लगे, तो आप रिलेटेड कुछ कंटेंट जो है गूगल पर ही सर्च करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बेहतरीन तरीके से आप उसमें आर्टिकल नोट्स बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यहां पर मैंने 4 कर्व को बताया, और उसके आगे के जो नेक्स्ट सेशन में मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, उसमें जो आगे के जो कर्व मैंने यहां पर डिजाइन करके बताया था, लिखा हुआ था, उसको मैं 2 सेशन में डिफाइन करूंगा, क्योंकि चीजों को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और जब अच्छे से जब आप एक्सप्लेन करके समझे रहेंगे तो आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।